नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है स्त्री के प्रेम की पराकाष्ठा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं स्टेज पर पहुंचा। आज मुझे मेरे उपन्यास स्त्री के प्रेम की पराकाष्ठा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार का पुरस्कार मिल रहा था। मुख्यमंत्री से पुरस्कार ग्रहण करके मैं नीचे उतरा तो पुष्पहारों और कैमरों के फ्लैशों का तांता शुरू हो गया, लेकिन उस चकाचौंध के बीच भी मैं कहीं और खोया हुआ था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो दिन, वो लम्हे। एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरे हृदय की धड़कनें अनायास ही तेज हो गई थीं। कभी इस विदेशी सरजमी का अनजानापन मुझे गुदगुदा जाता तो कभी अपने देश की मिट्टी की यादें गमगीन कर देती थीं। मेरी नौकरी सऊदी अरब की अल फजल नामक एक बड़ी कंपनी में लगी थी। मोहम्मद हुसैन शाहजहां जफर काजी उस कंपनी के मालिक थे, जो वहां पर आबू नाम से मशहूर थे। मैनेजर की नौकरी बड़ी जिम्मेदारी वाली थी। पहली ही मुलाकात में अल हुसैन और मैं एक दूसरे से काफ़ी खुल गए थे। हम उम्र आदिल आबू का तीसरा बेटा था। पिता का सेल्स विभाग वही संभालता था। कभी मेरे ऑफिस में आ जाता तो कभी मुझे ही अपने बंगले पर बुलाकर अगले दिन के कामकाज के लिए हिदायतें दे दिया करता था। मैं अक्सर बंगले पर आने जाने लगा। वही बंगले पर एक दिन मेरी मुलाकात शहनाज से हुई थी। सिर से पैर तक बुर्के से ढकी हुई शहनाज दरवाजे के पीछे चाय लेकर खड़ी थी। फाइलों पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए ही आदिल ने मुझसे चाय की प्याली पकड़ लेने का निवेदन किया था। मेरा संक्षिप्त परिचय दिया तो प्याला पकड़ाकर शहनाज ने मुझे सलाम किया था। मौन अभिवादन हाथों के नीचे से ऊपर आने और ऊपर से नीचे आने में उसके हाथों की सारी चूड़ियाँ एक साथ खनक उठी थीं और वह अंदर भाग गई। बुर्के के अंदर से मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी थीं। अंग्रेजी में मुझे आदिल ने बताया, मेरी छोटी बहन है शहनाज, मेडिकल सेकंड ईयर में पढ़ती है, इजिप्ट में, अभी छुट्टियों में घर आई है। इजिप्ट में? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, असल में हमारे यहाँ अलग से लड़कियों के लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है ना, और हम लोग लड़कियों को एड में पढ़ाते नहीं हैं। एनीवे, वह टोक्यो वाला ओकाशिवा फर्म की फाइल निकालना तो मैं काम में जुट गया, मगर अनायास ही मेरी निगाहें बार बार अंदर की ओर उठ जाया करती थी। चूड़ियों की वही खनक मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। दिन बीतते रहे, मेरा बंगले पर आना जाना लगा रहा। मैं हमेशा दरवाजे के पास वाले सोफे पर ही जानबूझकर बैठता था। चाय आते ही मैं लपक कर उठ जाता। एक दिन चाय लेकर मैंने अरबी भाषा में शुक्रन कहा तो शहनाज के साथ साथ आदिल भी जोरों से हंस पड़ा था और बोला, अच्छा तो अरबी सीख ली है आपने, वेरी गुड। वक्त गुजरता गया और हमारी बातचीत का सिलसिला भी बढ़ता गया। अब शहनाज चाय देने अंदर कमरे में आ जाती थी और आदिल के आग्रह करने पर हम लोगों के साथ बैठकर टीवी भी देख लेती थी। अरबी में कुछ धीरे से वो कमेंट करती तो आदिल हंस पड़ता था और वह अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मुझे बता देता। शहनाज झेंप कर अपनी खनखनाती हुई हंसी हंसती हुई दौड़कर अंदर भाग जाती। मैंने बहुत कम अरसे में ही अच्छी अरबी सीख ली थी। आदिल खुले विचारों का व्यक्ति था।
एक दिन उसी ने मुझसे शहनाज को अंग्रेजी पढ़ा देने का निवेदन किया। मैं रोज़ उसके घर जाने लगा था। शुरू में 2-4 दिनों तक शहनाज की माँ भी आकर साथ में बैठ जाती थी, मगर हफ्ते भर में ही उसे विश्वास हो गया कि मैं एक सीधा सादा सा लड़का हूँ, तो उसने भी बैठना छोड़ दिया। कभी कभार आकर मेरा हालचाल पूछ जाती और चाय नाश्ता भिजवा देती। धीरे धीरे मैं उस घर में घरेलू सा हो गया। बिना फ़ोन किए उस घर में मेरा आना जाना आम बात हो गई थी। धीरे धीरे शहनाज के साथ उसकी अन्य बहनें भी मेरे सामने आने लगीं। बुर्का क्रमशः कम होता गया। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। हिंदुस्तान की रस्मों रिवाज की बातें वे बड़े चाव से सुनती। यहाँ की एक शादी प्रथा पर उन सभी को आश्चर्य भी होता, प्रसन्नता भी। इन्हीं दिनों मैं शहनाज के काफ़ी करीब आ चुका था। घंटों फ़ोन पर बातें होती। मेरे पहुँचते ही उसकी प्रतीक्षारत आँखों में चमक बढ़ जाना कोई भी पढ़ सकता था। एक दिन अचानक शहनाज की अम्मी का फ़ोन आया। मैं घबरा गया। अचानक शहनाज को बुखार आ जाने से अम्मी घबरा गई थीं। घर में उस वक्त कोई पुरुष नहीं था। मैंने आदिल को फ़ोन कर दिया और खुद भी उनके फैमिली डॉक्टर को साथ लेकर घर पहुंच गया। घबराहट में उस दिन अम्मी शहनाज को बुर्का पहनाना भी भूल गई थीं। शहनाज ने मुझे कमरे में देखा तो शर्म से तकिए में मुंह छिपाने लगी। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं क्षण भर को अवाक सा रह गया था। गुलाब की पंखुड़ियों से गढ़ी हुई काया, पलकों की ओट से झांकती हुई उसकी मादक आँखें। डॉक्टर ने अपना बैग मुझसे मांगा तो मेरी तंद्रा टूटी। डॉक्टर को उनका बैग पकड़ाकर मैं शालीनता से कमरे से बाहर आ गया। डॉक्टर ने बताया इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। अम्मी को थोड़ी तसल्ली हुई। रात के 8 बज रहे थे, इसलिए मुझे खाना खाने के लिए रोक लिया गया। आदिल आया तो मैं उसके साथ ही पुनः शहनाज के कमरे में पहुंचा। शहनाज सो रही थी। आदिल ने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, अब कैसी हो? शहनाज ने अचानक आंखें खोली। मुझे सामने देखकर उसके गाल लाल हो उठे। शर्म और लाज से उसके कान तक गुलाबी हो गए। शहनाज ने सिर्फ सिर हिलाकर जाहिर कर दिया कि ठीक हूँ और अपना चेहरा पास पड़े दुपट्टे से ढक लिया। मैं आदिल के साथ वहीं बैठ गया। अम्मी कमरे में चाय पहुंचाकर चली गई। हम दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी आदिल का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन अटेंड करने बाहर चला गया। अनायास ही मेरा हाथ उठा और शहनाज के ललाट पर मैंने हाथ रखते हुए पूछा, बहुत तप रहा है? 103 तो बहुत ज़्यादा होता है। शहनाज ने आंखें खोलकर बंद कर लीं। यह मेरा पहला स्पर्श था। शहनाज मानो अपनी ही रजाई में घुस जाना चाहती थी। मैंने उसे घूरते हुए अंग्रेजी में कहा, आप बीमार न पड़ा करें, मैं परेशान हो जाता हूँ। और सबकी नज़रें बचाकर मैंने कागज़ का एक मुड़ा तोड़ा सा टुकड़ा उसे पकड़ा दिया। उसे मानो कोई खजाना मिल गया हो। होठों को हिलाकर उसने थैंक यू कहा। अम्मी आ गईं तो मैंने उठते हुए धीरे से कहा, गेट वेल सून। उस रात मैं बेड पर लेटा करवटें बदलता रहा। दिन भर भी काम में मन नहीं लगा। शाम को जब शहनाज का फ़ोन आया तो मेरे दिल को चैन आया। उसने सिर्फ शुक्रन कहकर फ़ोन रख दिया। उसके बाद हमारा पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया। 8-10 पेज की चिट्ठियाँ उसके लिए आम बात थी। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, पारदर्शी हो चुके थे।
मैं शहनाज से अटूट प्यार करने लगा था, पर अपने आप को संयम में रखे हुए था। मगर शहनाज का दीवानापन उसके पागलपन में बदल चुका था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कामकाज में व्यस्त था। अचानक फ़ोन आया। मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ। नीली वाली क्लासिक गाड़ी है। सुनो, अम्मी भी मेरे साथ हैं। तुम आ जाओ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी असमर्थता जाहिर करता, वह बोल पड़ी, तुम कैसे भी मैनेज करो, आई डोंट नो, बस तुम्हें आना है। और उसने फ़ोन रख दिया। प्रेम में कभी कभी यह अधिकारपूर्ण व्यवहार भारी पड़ जाता है। मैंने फ़ोन रख दिया और बैठकर सोचने लगा। 3 बजे उठा। अपने सहायक को काम समझाकर टैक्सी पकड़कर सीधे सुपरमार्केट पहुंच गया। सुपरमार्केट के पास ही एक चौराहे पर खड़े होकर आने जाने वाली गाड़ियों में क्लासिक ढूंढने लगा। शहनाज की नीली क्लासिक कार दिखाई पड़ी तो मैं रास्ता क्रॉस करने लगा। हमारी योजना सफल हुई। शहनाज के ड्राइवर ने मुझे देखा तो गाड़ी रोक दी। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? अभिनय करते हुए मैंने उत्तर दिया, मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने सोचा टैक्सी से। अरे नमस्ते आंटी। हेलो शहनाज। शहनाज अपने चेहरे से पर्दा हटाकर अपनी माँ से नज़रें बचाते हुए मुझे जीभ निकालकर चिढ़ाने लगी। अम्मी की जिद पर मैं भी कार में आकर बैठ गया। उन्होंने कहा कि मार्केट के बाद वे मुझे घर तक छोड़ देंगी। यही तो हमारी योजना थी। मैं घर पहुंचा। कार से उतरने ही वाला था कि शहनाज ने मुझे पीछे से चिकोटी काटी। मैंने उसे देखा तो उसने माँ की तरफ इशारा किया। मैंने अंदर चलने के लिए आग्रह किया। 1-2 बार इनकार करने के बाद वो राजी हो गईं। अपने एक कमरे के छोटे से फ्लैट में मैं अम्मी और शहनाज को ले आया। चाय बनाने लगा तो अम्मी ने शहनाज को अरबी में झड़पते हुए चाय बना देने का इशारा किया। शहनाज यही तो चाहती थी, मगर अम्मी के सामने ना करती हुई मेरे पास आ बैठी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, शादी क्यों नहीं कर लेते बेटा? मैं जवाब के लिए शब्द चुन ही रहा था कि शहनाज चाय को प्याली में छानती हुई बोली, कौन शादी करेगा इस मोटू से? शहनाज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अम्मी उसे डांटने लगीं। कुछ देर बाद अम्मी बालकनी में आईं तो मैंने शहनाज को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, क्यों, मैं मोटू हूँ? ऑफ कोर्स। और वो मेरे सीने से लग गई। मैंने उसके होठों पर चुम्बन लेना चाहा तो वो रोकती हुई बोली, बस शुरू हो गए ना? तुम लड़कों को और भी कुछ सूझता है? तुम सभी लड़के एक से होते हो। फ्रॉड, एकदम फ्रॉड। मैं फ्रॉड हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ऑफ कोर्स यू आर अ फ्रॉड, अ रियल फ्रॉड। और वो खिलखिलाने लगी। शहनाज अचानक खामोश हो उठी। मुझसे लिपटती हुई बोली, रानू, इसी तरह हमारे खुशनुमा दिन कटते रहेंगे ना, हंसते खेलते तुम्हारी बाहों में इसी तरह समाये हुए, है ना? बोलो ना। हाँ स्वीट हार्ट, बस तुम और मैं और तुम। मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे पर प्यार से एक चुंबन ले लिया। कब तक हम लोग यूं पल दो पल के लिए मिलते रहेंगे? रानू, तुम्हारी जुदाई मुझसे अब नहीं सही जाती। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने शहनाज का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया। उसकी आंखों में झलकता संपूर्ण समर्पण कोई भी स्पष्ट पढ़ सकता था। वह मेरे सीने से चिपककर रोती रही। अम्मी की आहट पाकर जब वह अलग हुई तो मेरी कमीज का अगला हिस्सा भीगा हुआ था।
हमारा प्रेम अब अपने अंतिम पायदान पर पहुंच चुका था। प्रेम के अंजाम और अरब देश के निरंकुश रस्म रिवाज से अनभिज्ञ हम अपने भविष्य की योजना में ही व्यस्त रहा करते थे, सुनहरे सपनों में खोए रहते थे। सच ही कहा गया है, प्रेम की पींग अच्छा बुरा सोचने का वक्त ही नहीं देती। शहनाज की छुट्टियां खत्म हो गईं। वह 4 दिनों के बाद ही इजिप्ट जा रही थी। उसका टिकट आ चुका था, पर वह जाने से साफ इनकार कर रही थी। उसकी उस अवज्ञा का अंजाम मैं जानता था। समझा बुझाकर उसे जाने के लिए राजी करना चाहा, तो समझने के बजाय उसने फ़ोन पटक दिया। काफ़ी कश्मकश के बाद जब हम दोनों ने साथ जाने की योजना बनाई, तब जाकर वह मानी। मैं भी शहनाज के बिना बेचैन रहने लगा था। इजिप्ट के टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ से हिंदुस्तान जाने का प्रोग्राम तय हो गया, और यह भी तय हो गया कि हिंदुस्तान पहुँचते ही हम शादी कर लेंगे। शहनाज सोच सोचकर रोमांचित हो रही थी। 3 दिन जो बाकी थे, मानो 3 साल लग रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया। सुबह 9 बजे की एयर सऊदी की फ़्लाइट थी। रात को ही मैंने वीज़ा के सारे पेपर्स तैयार करके चुपचाप शहनाज को थमा दिए थे। सुबह 7 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था, और इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हम देश छोड़कर हवा से बातें कर रहे होंगे। किसी को हल्का सा शक भी हो गया तो हमें पकड़वा सकता था, और अगवा की सज़ा वहाँ मौत है। हम लोग अपनी प्लानिंग को गुप्त रखकर सारे काम करते जा रहे थे। प्रेम की इस आंधी के सामने मौत के भय की सच्चाई नहीं टिक पाई। भावनाओं के सतत प्रहार ने विवेक को धराशायी कर दिया था। हम दोनों रात भर सो नहीं पाए। मैं सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होने लग गया। तैयार सूटकेस पास रखकर मैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। भविष्य की कल्पना मुझे रोमांचित करके गुदगुदा रही थी। सोच रहा था कैसे जल्दी से 7 बजे और हम एयरपोर्ट में आकर मिलें। दरवाजे के नीचे से पेपर वाले ने पेपर फेंका तो मेरी सुनहरी तंद्रा टूटी। पेपर की हेडलाइन देखी तो सन्न रह गया। बिल्कुल फ्रंट पेज पर ही 2 तस्वीरें छपी थीं। एक अरब की राजकुमारी फातिमा की थी, जिसे किसी विदेशी से शादी करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और दूसरा फ़ोटो उसके अमेरिकन पति जॉनी का था। मेरे हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। मैं कटे हुए पेड़ की तरह बेड पर गिर पड़ा। घड़ी की सुइयाँ अविरल बढ़ती जा रही थीं। समय बीतता गया। 6:30 बजे फ़ोन की घंटी खनखनाई। यह शहनाज थी। अरे तुम सोए हुए हो ना? मुझे मालूम है, देखो जल्दी करो, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। ड्राइवर को हमने वापस भी भेज दिया है। कम फास्ट। मैं आता हूँ। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। उदास हो क्या? तुम्हारी आवाज़ कांप क्यों रही है रानू? शहनाज ने पूछा। कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं स्पष्ट नहीं बोल पा रहा था। आज का अखबार पढ़ा तुमने शहनाज? मैंने डरते हुए पूछा। क्या? अरे हाँ, फातिमा वाली न्यूज़ तो नहीं? शहनाज जोरों से हंस पड़ी। रानू, डर गए क्या? डरपोक कहीं के। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं फ़ोन रखती हूँ। रास्ता साफ है, जल्दी आ जाओ। 7 बजे फिर फ़ोन की घंटी बजी। मैं यूं ही ठंडी चाय का कप हाथों में लिए बैठा था। यह शहनाज थी। जानते हो रानू, इंडिया काउंटर पर मोहर लगवाते हुए आबू के एक फ्रेंड ने देख लिया मुझे, पर कोई बात नहीं। अभी
20 मिनट के अंदर हम दोनों फ्लाइट के भीतर होंगे। दरवाजे बंद और प्लेन आसमान में। जल्दी आओ रानू, कम फास्ट, आई एम मिसिंग यू वेरी मच। तुम्हारे बिना एक पल भी बिताना मुश्किल हो रहा है। जल्दी आओ और देखो, ज़्यादा तेज़ गाड़ी मत ड्राइव करना, समझे ना। शहनाज की भावुकता चरम सीमा पर थी। प्रेम में सराबोर, भय डर सबसे दूर। शहनाज की बातें मैं अवाक सा सुनता जा रहा था, चुपचाप। और सुनो, गले में वो लाल वाला मफलर ज़रूर डाल लेना, बहुत सर्द हवा चल रही है। ठीक है, जल्दी निकलो, मैं फ़ोन रखती हूँ। आई एम मिसिंग यू रानू। शहनाज ने फ़ोन रख दिया। काफ़ी देर तक मैं फ़ोन पकड़े हुए सोचता रहा, मानो कभी शहनाज की आवाज़, कभी अखबार की हेडलाइन और कभी फ्रंट पेज पर छपी फातिमा और जॉनी की तस्वीरें आँखों के आगे तैर जाती। घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था और उधर इन सभी बातों से बेफिक्र शहनाज को डर छू भी नहीं रहा था। सच ही कहा है किसी ने, पुरुष के लिए प्रेम एक भावना मात्र है, लेकिन नारी के लिए प्रेम पूजा से कम नहीं। संपूर्ण समर्पित हो जाने को ही नारी प्रेम समझती है। एयरपोर्ट पर अंतिम कॉल की घोषणा हुई तो शहनाज ने फिर फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती रही। मैं सुनता रहा, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं फ़ोन उठा लूँ। घंटी बजती रही। मैं कटे हुए पेड़ की तरह बेड पर लेटा हुआ था। लाख कोशिशों के बाद भी साहस नहीं जुटा पाया। एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट जा चुकी थी। वहीं एक कोने में काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर घुस गया। मुझे देखते ही शहनाज उठकर खड़ी हो गई। आगे मेरी ओर बढ़ने ही वाली थी कि रुककर ठिठक कर खड़ी हो गई। मैंने धीरे से सॉरी कहकर उससे देर से आने के लिए क्षमा मांगी। शहनाज खामोश सी खड़ी अपलक मुझे घूरती रही। फिर अचानक उसने मुंह मोड़ लिया। तभी वहाँ पास में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर ने अरबी में शहनाज से पूछा, क्या यही है वो जिसके साथ आप इजिप्ट जा रही थी? शहनाज चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर अरबी में पूछा, वो कहाँ हैं? ये जनाब कौन है? हेलो मिस शहनाज, जवाब दीजिए। थोड़ी चुप्पी के बाद शहनाज ने मुझे घूरते हुए कहा, इन्हें मैं नहीं जानती। शहनाज के इस जवाब से मैं बिल्कुल चौंक पड़ा। तभी सामने से आबू की गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। गाड़ी आकर पोर्टिको में रुकी तो मैं सारी कहानी समझ गया। इससे पहले कि मैं इंस्पेक्टर के सामने अपना परिचय देता, शहनाज उठकर उस इंस्पेक्टर के साथ कमरे में जा चुकी थी। आबू भी घबराए हुए से उस कमरे में घुस गए। आबू के चेहरे पर उड़ी हवाइयों से साफ जाहिर था कि क्या होने वाला है। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं वापस घर आ गया। मैं अपने ऊपर आने वाले संकट की प्रतीक्षा कर रहा था। एक एक पल भारी लग रहा था। न जाने कब मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर पेपर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। पेपर में फातिमा की जगह फिर एक तस्वीर छपी थी फ्रंट पेज पर, मगर आज दो नहीं, सिर्फ एक ही तस्वीर छपी थी और वह तस्वीर थी शहनाज की। अगले ही महीने मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। शहनाज की चूड़ियों की खनखनाहट आज भी मुझे चौंका देती है। प्रेम की परिभाषा को भावनाओं की खिलखिलाहट में घोल कर पी जाने वाली सुधा पिपासी शहनाज आज भी जिंदा है। मरकर भी जिंदा रहने और जिंदा रहकर भी मरने में क्या फ़र्क है,
यह शहनाज मुझे सिखा गई। मेरे कंधे पर मेरी पत्नी गीता ने हौले से हाथ रखा तो मेरी तंद्रा टूटी। आँखों से न जाने कब अश्रु बूंदें टपक कर गालों पर आ गई थी। गीता अपने आंचल से मेरे आंसुओं को पोंछती हुई मेरे कंधों को थपथपाने लगी तो मैं अतीत के धुंधलके से बाहर निकला। अपने मेडल को संभालता हुआ मैं अपनी सीट पर आ बैठा। तालियों की अविरल गड़गड़ाहट में मुझे शहनाज की चूड़ियों की खनक आज भी सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लगा मानो मोटू कहकर वह खिलखिलाती हुई दौड़कर मेरे सामने आ जाएगी। और कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।